हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से इस चैनल पर बायोलॉजी की क्लासेज भी चलेंगी, ठीक है। तो आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं और यह चैप्टर लगभग आधे घंटे या 20-20 मिनट के रहेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो आज हम लोग डाइजेशन सिस्टम को क्लियर करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। अब इसमें हम लोग को यह देखना है कि आखिर ये पाचन होता क्या है। पाचन तंत्र के बारे में सभी लोग, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग शरीर में कुछ ना कुछ हमेशा खाते पीते रहते हैं, तो आखिर उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका पाचन तंत्र का राज क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के चीज़ के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं, इस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पाचन तंत्र जनरली हमें ऊर्जा लेने के लिए, हमको ऊर्जा लेने के लिए बॉडी में हमारी दो प्रकार की क्रियाएं चलती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की क्रियाएं चलती है। एक होता है पाचन होता है और दूसरा होता है श्वसन। हमारे बॉडी में यही दो क्रियाएं चलती है ऊर्जा लेने के लिए, एक पाचन चलता है और दूसरा होता है श्वसन। लेकिन श्वसन करने के दौरान ही हमको क्या मिलती है? पूर्ण रूप से ऊर्जा मिलती है। जब तक श्वसन होगा नहीं तब तक हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन श्वसन होने के लिए पहले यह जरूरी है कि पाचन हो, यानी कि श्वसन को लेने के लिए हम लोग को पाचन होना जरूरी होगा। तो पाचन होता क्या है कि जो भी हम लोग जटिल जटिल पदार्थ खाते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पाचन एक प्रकार की विखंडन की प्रक्रिया है। क्या है? पाचन एक प्रकार की क्या है? विखंडन की प्रक्रिया है। क्या है? विखंडन की प्रक्रिया है। अभी विखंडन कितने तरीके से होती है? दो तरीके से होती है। इस विखंडन को हम लोग जानेंगे। तो हमारे बॉडी में पाचन के लिए दो क्रियाएं होती हैं। पहला होता है एनाबॉलिक, जिसको बोलते हैं उपचय, हिंदी में क्या बोलते हैं? उपचय। और दूसरा होता है कैटाबॉलिक, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपचय, ठीक है। और उपचय में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे, इसमें क्या होता है? अणुओं का संश्लेषण होता है। अणुओं का संश्लेषण होता है, यानी कि जितने भी हम लोग छोटे, जो भी चीज़ हम लोग खाते पीते हैं, उनके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनका क्या होता है कि निर्माण होता है इसमें। और फिर उन्हीं अणुओं का क्या होता है? छोटे छोटे रूपों में विखंडन हो जाता है। क्या होता है? विखंडन हो जाता है, टूट जाता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। यानी कि अणुओं का निर्माण, संश्लेषण या निर्माण, तो उसको हम लोग अपचय कहते हैं। और जब वही टूट कर छोटे छोटे खंडों में विखंडित हो जाता है तो उसको हम लोग अपचय कहते हैं। तो बॉडी में पाचन के लिए ये दो क्रियाएं होती रहती है और जो पाचन होता है इसी अपचय के नियम पे कार्य करता है। तो इतनी सी बातें समझ में आ गई। फिर से एक बार इसको हम रिवाइज कर देते हैं कि हमें ऊर्जा लेने के लिए बॉडी में दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक पाचन होता है, दूसरा श्वसन होता है। और पाचन के लिए शरीर में दो क्रियाएं होती है, अपचय और उपचय, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। उपचय में क्या होता है कि अणुओं का निर्माण होता है और अपचय में क्या होता है? उन्हीं अणुओं का छोटे छोटे भागों में विखंडन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इस श्वसन को। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और आगे इस श्वसन को हम लोग देखते हैं कि आखिर ये श्वसन क्या चीज़ होता है, श्वसन हम लोग को कैसे मिलेगा। तो इस श्वसन को हम लोग समझेंगे। जो भी हम लोग चीज़ खाते हैं, यानी कि भोजन करने के बाद उसको पाचन क्या करता है? पचा देता है, यानी कि पचे हुए भोज्य पदार्थ जो हम लोग खाना खाते हैं वो पचता है। तो इस पचे हुए भोज्य पदार्थ में जब हम लोग वातावरण में जाते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो
तो ये पचा हुआ भोजन को हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ग्लूकोज। जो हम लोग खाते पीते हैं, जो भोजन पच जाता है तो वह ग्लूकोज के रूप में हो जाता है। इसका रासायनिक फार्मूला होता है C6H12O6। तो इस पचे हुए भोजन पर जब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का रूप ग्रहण कर लेता है। इसके बाद हमें पूर्ण रूप से ऊर्जा देता है। क्या देता है? पूर्ण रूप से एनर्जी देता है। यानी कि हम लोग जो भी खाते पीते हैं तो वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज का सूत्र हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होकर जब हम लोग कहीं भी घूमते फिरते हैं, अब जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर यह ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में परिवर्तित होता है और लास्टली हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिल जाती है। यही श्वसन की प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अगर परिभाषा अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे भी दे सकते हैं कि पचे हुए भोज्य पदार्थ का जब वातावरणीय ऑक्सीकरण होता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और लास्ट में एनर्जी देता है। इसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। तो हम लोग पाचन समझ लिए और श्वसन समझ लिए, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि पाचन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाचन की जो शुरुआत होती है वो मुख से होती है, ठीक है। जो पाचन स्टार्ट होता है, जो पाचन स्टार्ट होता है वो मुख से होता है। और मुख कहाँ खुलता है? मुख गुहा में। मुख गुहा। मुख तो सभी लोगों को समझ में आता है कि मुख क्या होता है। और गुहा का मतलब ये जो मुंह वाला बड़ा चीज़ होता है, जो खाली स्थान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। और मुख गुहा में जनरली 3 चीज़ें होती है। मुख गुहा में हमारे क्या होती है? 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है दांत, और दूसरा होता है जीभ, इसको इंग्लिश में टीथ कहते हैं, इसको टंग्स कहते हैं। और होता है एक लार ग्रंथियाँ, तीसरा जो होता है लार ग्रंथियाँ, जिसे सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि मुख खुलता है मुख गुहा में, और मुख गुहा में 3 चीज़ें होती है खाना को पचाने के लिए। दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथियाँ होती है। इन तीनों के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। थोड़ा इसका पथ हम लोग निर्धारण कर दें कि ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो मुख गुहा के बाद खाना भोजन जो है हमारा कहाँ जाता है? मुख गुहा खुलता है ग्रसनी में। ग्रसनी में इसको हम लोग चौराहा बोलते हैं। यानी कि जहाँ पे हम लोग भोजन करते हैं, इस तरह से यहीं पे एक भोजन नली होती है और यहीं पे एक श्वास नली होती है। ये हमारी ग्रसनी हो गई। और यहीं पे एक भोजन नली है और एक क्या है? सांस नली है। तो जब भोजन आता है तो भोजन को भोजन नली में जाना होता है, तो ग्रसनी भोजन नली में खुलती है। अगर यहीं सांस अगर हम लोग लेते हैं तो यहीं ग्रसनी किस में खुलेगी? श्वास नली में खुलेगी। कहाँ खुलेगी? सांस नली में खुलेगी। यानी कि ग्रसनी का काम क्या है? आप लोग देखे होंगे कि जो टेबल का टैंक होता है उसके ऊपर एक इस तरह का लगा होता है, जिसे हम लोग ढक्कन बोलते हैं। भोजपुरी की लैंग्वेज में ढक्कन इसको बोलते हैं, आम लैंग्वेज में। ये ढक्कन कभी ऊपर इससे ऊपर नीचे उठता रहता है। यानी कि ट्यूबवेल का पानी फेंकेगा इस तरह से ढक्कन ऊपर उठ जाएगा, और फिर अगर बंद हो जाएगा तो ये ढक्कन ढक जाएगा। उसी तरह से यह एक ढक्कन की टाइप होता है। यानी कि भोजन को भोजन नली में जाना होगा तो ग्रसनी इस सांस नली को बंद कर देगी और भोजन नली में खुल जाएगी। अगर यही सांस जब हम लोग लेते हैं और खाना भी खाते हैं तो खाना को भोजन नली में तुरंत धकेल देता है, और उसके बाद सांस लेना हो तो भोजन नली को बंद कर देगा और सांस नली खुल जाएगी तुरंत। तो इस तरह से ग्रसनी का काम होता है। तो आई होप आप लोग ग्रसनी को समझ लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये ग्रसनी कहाँ खुलती है। तो मुख खुला है मुख गुहा में। मुख गुहा में 3 चीज़ें हमने बता दी है, उसको अलग से और डिटेल में पढ़ेंगे। और मुख गुहा जो है ग्रसनी में खुलती है। अब देखेंगे कि ग्रसनी किस में खुलती है। तो ग्रसनी खुलती है हम लोगों के ग्रास नाल में। ग्रास नाल, या इसको हम लोग बोलते हैं भोजन नली। भोजन नली।
मुख गुहा खुला ग्रसनी में, ग्रसनी खुली, ग्रासनाल यानी कि भोजनली, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस बोलते हैं ग्रसनी को। तो ग्रसनी खुली किसमें? ग्रासनाल यानी कि भोजनली में। अब यहां से भोजन कहाँ चला गया? अब यहां से हम लोग देखेंगे कि भोजन आमाशय में आता है। किसमें आ गया? आमाशय। आमाशय को इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं, ठीक है, स्टोमक। यहाँ पे हम लोग ए छोड़ देते हैं, CH। तो आमाशय को यानी कि ग्रासनाल जो है आमाशय में खुलता है, और आमाशय की जो आकृति है वो जे आकार की होती है। कैसी होती है? वो जे आकार की इसकी आमाशय की आकृति होती है। और थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि आमाशय में जब कभी किसी को उल्टी या दस्त होता है, तो जो उल्टी होता है तो भोजन हम समझ सके, मुख हमारा यहाँ पे है, और जब हमको उल्टी होती है तो जितना यहाँ पे भोजन जमा होता है वो इसके थ्रू पूरा आकर मुंह से तुरंत निकल जाता है। यानी कि कभी भी हम लोगों को उल्टी होता है तो कहाँ से भोजन निकल के जाता है? आमाशय तक का जमा हुआ भोजन वो तुरंत मुंह के बाहर हम लोग का निकल जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आमाशय से भोजन कहाँ खुलता है? थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। यानी कि आमाशय तक पहुंच गए थे। अब जो भोजन है आमाशय से हम लोगों का जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर, ठीक है। और इसको पूर्व पाचक अंग और पूर्व अवशोषक अंग भी कहते हैं। यानी कि यह सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? छोटे आंत। और इसी में आकर भोजन जो है पूरी तरह से पच जाता है। और इसके भी 3 भाग होते हैं। तीनों भाग को बस लिख देते हैं, फिर इनके बारे में हम लोग आगे से डिटेल में चर्चा करेंगे। एक होता है डुडोनियम, जिसको बोलते हैं हिंदी में ग्रहणी। ग्रहणी, और मुख्य रूप से जो खाना होता है इसी में आकर पच जाता है। किसमें? ग्रहणी में। और इसका दूसरा भाग होता है जेजुनम। दूसरा भाग होता है जेजुनम। इसकी हिंदी और इंग्लिश जेजुनम होता है, इसकी इंग्लिश हिंदी नहीं है, दोनों एक ही होता है। तो डुडोनियम का मतलब ग्रहणी होता है, और जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। इलियम, तो जो जेजुनम में कोई प्रमुख कार्य होता नहीं है। जेजुनम क्या करता है कि इन्हीं दोनों को एक दूसरे को जोड़ के रखता है। और इलियम क्या करता है कि जो पाचन करने का जो सतह होता है उसको क्या होता है? बढ़ा देता है। यानी कि इलियम में क्या होता है? छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर, जिसको हम लोग बोलते हैं बिलाई। रसांकुर यानी कि यह अवशोषण के दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। अवशोषण की सतह को, अवशोषण की सतह को क्या करता है? बढ़ा देता है। यानी कि जो ये छोटे छोटे इस पे रसांकुर यानी कि जो बिलाई पाए जाते हैं, तंतु होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम लोग रसांकुर कहते हैं इस इलियम पर, उन लोगों का मुख्य कार्य है कि जो अवशोषण का जो सतह होता है उसको और बढ़ा देते हैं, ताकि जो भोजन है बढ़िया से पच जाए, ठीक है। अब जो ये छोटी आंत से जो भोजन आ रहा था, अब वो भोजन जाएगा बगैत में। यहाँ पे खाना पूर्व से पच चुका है, ठीक है। अब यहाँ से कोई पाचन की क्रिया होगी नहीं, क्योंकि अब जो हम लोग जो भोजन है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हो जाएगा बगैत। इसका बाद जाएगा बगैत। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और बगैत को बोलते हैं लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन आ चुका है। इसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी 3 भाग होते हैं। इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलन, और तीसरा होता है रेक्टम। रेक्टम, इसको हम लोग हिंदी में मलाशय लिखते हैं, मलाशय, ठीक है। तो बड़ी आंत से जो भोजन है वो किस में आता है?
मलाशय में आता है। जनरली जो मलाशय है इसी का भाग होता है, लेकिन फिर भी जो बढ़िया से जो भोजन है वो किस में आ जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मलाशय में आ जाता है। अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि सीकम क्या होता है, उसके बाद मलाशय को समझेंगे। तो सीकम में क्या होता है, सीकम जनरली मनुष्यों में ज़्यादा विकसित होता नहीं है, ये बहुत अल्प विकसित होता है। इसका काम क्या है, ये सेल्यूलोज का पाचन करता है, सेल्यूलोज का। ये सीकम क्या करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। अब सेल्यूलोज क्या होता है, ये सारी की सारी हरी सब्जियां भी हो गई, या सेल्यूलोज पूर्ण रूप से जो भारत में अगर कहा जाए कहीं भी विश्व में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है सेल्यूलोज। यानी कि देखेंगे तो जो सूखी लकड़ी है वही सेल्यूलोज है। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के कोशिका भित्ति आप लोग जानते होंगे, तो जो कोशिका भित्ति है वो भी सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी कि जो ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर ये जो सूखी की लकड़ी की तरह होता है ना, वही हमारा क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। अभी मान लो कि हम लोग गन्ना है, गन्ना का रस निकाल दें तो जो खोइया बचेगा वही क्या है, सेल्यूलोज है। पेड़ पौधे क्या सूख जाएंगे, लकड़ी हो जाएगा, तो लकड़ियाँ क्या है, सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज समझ में आ गया। तो सेल्यूलोज यानी कि जो हम लोग हरी सब्जी खाते हैं या पान खाते हैं या जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं सेल्यूलोज के रूप में, तो उसको कौन पचाता है, ये सीकम पचाता है। और जनरली जो सीकम है जानवरों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चारा खाना होता है और हम लोगों को थोड़ा कम चारा खाना होता है, इसलिए हम लोगों में ये कम विकसित होता है। अगर यही चीज़ हम लोग ज़्यादा खा लेंगे तो सीकम उसको क्या करेगा, कम पचाएगा। सीकम के जस्ट बगल में एक पूंछ की जैसी संरचना होती है जिसे परिशेषिका बोलते हैं, परिशेषिका बोलते हैं। यानी कि सीकम के जस्ट पास में एक पूंछ जैसी संरचना होती है। किससे होती है, पूंछ के जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स। परिशेषिका यानी कि पूंछ जैसी संरचना होती है, परिशेषिका, उसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। तो जो भी हम लोग चारा खाते हैं तो वो चारा का जो सेल्यूलोज है वो धीरे धीरे क्या होता है, अपेंडिक्स में जमा होने लगता है। मान लीजिए कि ये अपेंडिक्स है, इसमें क्या होता है, जमा होने लगता है। अगर ये हद से ज़्यादा हो जाता है तो इसकी साइज क्या होता है, इंक्रीज होने लगती है। यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। अब जब बढ़ने लगता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, दर्द होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो जब दर्द होने लगता है तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस यह रोग हो जाता है, उसको ऑपरेशन के द्वारा उसको काट के निकाला जाता है। यानी कि जब ये साइज बड़ा हो जाएगा तो दर्द होने लगा तो वो एक रोग का रूप ले लेता है, जी उस रोग को हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो सेल्यूलोज को हम लोग क्लियर कर लिए। अब थोड़ा सा ये मलाशय को देख लेते हैं कि आखिर ये मलाशय क्या चीज़ है। कोलन का उतना कोई महत्वपूर्ण कार्य है नहीं, तो इसको हम लोग उतना पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम से कोई रिलेटेड है भी नहीं। और ये सब तो पूछा हुआ है कि प्रमुख छोटी आंत का प्रमुख पाचक अंग कौन सा है, या प्रमुख पाचक अंग किसको कहते हैं, तो छोटी आंत को कहते हैं। इस तरह से रेलवे में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो सीकम समझ लिया, थोड़ा रेक्टम को यानी कि मलाशय को समझ लेते हैं कि मलाशय होता क्या है। तो जो बड़ी आंत से जो भोजन है वो अपशिष्ट पदार्थ होकर यहाँ पे आके जमा हो जाता है। तो ये क्या करता है कि उसको जमा करके रख लेता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मलाशय कहते हैं। यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करना ही मलाशय कहलाता है। ठीक है, यानी कि मलाशय का भाग क्या करता है, एकत्रित अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर देता है। अब यहाँ से भोजन क्या होता है, अगर यहाँ पे ज़्यादा देर तक भोजन रह जाता है, अब सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे एकदम जो अपशिष्ट पदार्थ है वो लाइट्रिन का रूप ले लेता है। अब इसको ज़्यादा देर तक रोक देंगे तो ये क्या करता है कि कोई भी चीज़ को अगर पानी में हम लोग भिगो कर रखेंगे तो फूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ के भी जो चमड़ी होती है तो धीरे धीरे क्या करेगी, अगर ज़्यादा देर तक कोई भी आदमी बाथरूम फ्रेश से नहीं करेगा तो क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है इसी में जमा रहता है और इसकी जो दीवारें हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, या फूल का थोड़ा ऐसी हो जाएगी मलाशय की। ठीक है, अब फूल जाएंगे, अब फिर जो अलग से अपशिष्ट पदार्थ आएंगे तो बाथरूम करने फ्रेश होने में दिक्कत होगा और यहीं रोक देगा। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि क्या हो गया, आपको बवासीर हो गया है।
तो यही चीज़ें फूल जाती है और लैट्रिन फ्रेश होने में क्या होता है, दिक्कत होने लगता है। तो इसी चीज़ को क्या होता है, ऑपरेशन के थ्रू निकाला जाता है। यानी कि ये जो रोग होता है इसको हम लोग बवासीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बवासीर। और इसी को डॉक्टर लोग काट के निकाल देते हैं, फिर से फ्रेश होने लगता है और बार बार लैट्रिन करने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए कहा था कि बढ़िया से शरीर को फ्रेश होकर रखें। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। फिर ये मलाशय खुलता है गुदा द्वार में, गुदा द्वार में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनस। ठीक है, गुदा द्वार के माध्यम से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो इतनी सी बातें समझ में आ गई। इसका एक बार हम डिक्लियर डायग्राम बना देते हैं बढ़िया से, सबको एक जगह। हम लोग इसका एक बार डायग्राम बढ़िया से बना देते हैं। स्टार्ट हुआ मुख से, और मुख किस में खुला, मुख गुहा में खुला। ठीक है, और मुख गुहा में 3 चीज़ें पाई गई, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मुख गुहा खुला ग्रसनी में, ठीक, और ग्रसनी खुला ग्रासनाल में, ग्रासनाल में, या इसको ग्रसिका भी बोलते हैं, ग्रसिका या ग्रासनाल या भोजन नली। ये खुलता है अमाशय में, और अमाशय खुलता है छोटी आंत में, छोटे, जिसकी लंबाई 6.5 मीटर थी। छोटी आंत खुलती है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर थी। ठीक, और बड़ी आंत खुलती है मलाशय में, जिसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं, और मलाशय खुलता है गुदा द्वार में। तो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार का पथ है, जिस पथ में यह पाचन होता है उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। यानी कि मुख गुहा से स्टार्ट होकर गुदा द्वार तक, और पाचन जिस पथ में होता है उस पथ को हम लोग बोलते हैं आहार नाल। किसको बोलते हैं, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक का पथ जो होता है उस पूरे पथ को हम लोग आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल की लंबाई लगभग होती है 33 से 35 फीट, या लगभग 11 से 12 मीटर होती है। इसकी जो पूरा यहाँ से लेकर मुख गुहा से अगर गुदा द्वार तक की लंबाई को अगर हम नापें तो 33 से 35 फीट या 11 से 12 मीटर तक पूरी इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोग को समझ में भी आएगा, और ज़्यादा हम लोग उसको रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो हम बस ये बता देते हैं कि आगे हम लोग को और क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो हम लोग छोटी जो आंत है, छोटी आंत के हम लोग 3 भाग बोले थे, डुडोनियम, जेजुनम और इलियम, इसको पढ़ेंगे। और बड़ी आंत में तो इसको बता ही दिए थे, इसको भी तो हम बता दिए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में हम लोग 3 चीज़ें हम बताए थे। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में पढ़ेंगे, और लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में, जिसमें रहेगा दांत, जीभ और लार ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।